नमस्कार दोस्तों, मैं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, मैरिज काउंसलर्स और पेरेंटिंग काउंसलर्स का मानना है कि माँ और बाप, माता पिता एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और बच्चों के सामने किसी तरह का डिवीजन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिवीजन दिखाते हो तो बच्चे उस डिवीजन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये वो क्रैक देखते हैं और क्रैक को ऐसे चौड़ा करते हैं, क्योंकि बच्चों का एक इंस्टिंक्ट रहता है कि वो किसी तरह से अपना मतलब निकालते हैं, खास करके बचपन में। तो जैसे कि माँ ने अगर कह दिया कि भाई पनिशमेंट दो, तो पिता सपोर्ट करेगा और बच्चे को सपोर्ट नहीं करेगा, माँ को सपोर्ट करेगा। बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए। और अगर पिता ने कहा तो माँ को डिसएग्रीमेंट भी होगा, वो कह सकती हैं, उनको उनके अंदर से लग रहा होगा कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत कहो। लेकिन जो भी कहना है प्राइवेट में कहो, आप बेडरूम में जाके जो आपको आर्ग्यूमेंट करना है कर लो, झगड़ा करना है कर लो, लेकिन बच्चे के सामने यूनाइटेड फ्रंट रहो। ऐसे पेरेंटिंग काउंसलर्स का भी कहना है, मैरिज काउंसलर्स का भी कहना है, और उनका कहना है कि इससे बनता है एक अच्छा मजबूत फैमिली। मैं इस फंडे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, या थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूं। और मुझे लगता है कि जब माँ और माता पिता इस तरह से टाइट हो जाते हैं, एक सिंगल यूनिट हो जाते हैं, एक सिंगल टीम हो जाते हैं, तो बच्चों को एक तरीके से अकेला छोड़ देते हैं और बच्चों को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता है। अगर माता पिता एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं और कभी वो एज इंडिविजुअल्स बिहेव नहीं करते, तो मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत अकेलापन महसूस होता है। चाहे वो सोच के वो प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्हें अकेलापन महसूस होता है और उसके बहुत सारे ऐसे दुष्परिणाम हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस। अब मैं थोड़ा सा आपको मेरे लाइफ में से आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे डैड मेरे बड़ी थे, मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मेरे ब्रो थे, और ये जिंदगी पर ऐसे रहा। हम लोग बहुत करीब थे। मैं और मेरी मॉम, हमारा भी रिश्ता अच्छा था, कभी अच्छा था, कभी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कभी कभी तो बहुत ही अच्छा था हम लोगों का, मेरा और मॉम का। और कुछ मामलों में मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूं, उनके बहुत सारे क्वालिटीज थे, मैं उनके क्वालिटीज के, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूं, या फिर मैं चलता हूं, कोशिश नहीं करता हूं, मैं चलता हूं। मैंने मेरे बहुत सारे क्वालिटीज मैंने मॉम से लिए हैं, और मेरा आउटलुक मैंने बहुत सारे मेरा जो आउटलुक है वो मैं मॉम से है। तो ऐसे नहीं है कि मेरा मॉम एंड डैड से नफरत है, नहीं, नफरत नहीं है। लेकिन वो दोनों एक टीम थे और मैं अकेला था। आई वॉज एन ओनली चाइल्ड, एक अकेला बच्चा। उस समय काफी अनयूजुअल था एक कपल को एक ही बच्चा होना। उस समय मतलब 1965 में मेरा जन्म हुआ। उस समय भारत में मोस्टली हर एक को 3 या 4 बच्चे होते थे। मेरे सारे जो नेबर्स थे 3 बच्चे, 4 बच्चे, वैसे। तो मैं अकेला बच्चा था जिसका कोई भाई बहन नहीं था। और मैंने देखा कि मेरे मॉम एंड डैड एकदम सॉलिड साथ में। अब ये सॉलिड होने से क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट समझाता हूं। इम्पैक्ट ऐसे होता है कि आप मॉम के खिलाफ डैड से शिकायत नहीं कर सकते हो, डैड के खिलाफ मॉम से शिकायत नहीं कर सकते हो। आप शिकायत नहीं कर सकते हो क्योंकि वो शिकायत सुनते नहीं है, और अगर सुनेंगे तो उससे आगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है आपके ऊपर कोई आड़ असर पड़े, हो सकता है आपने शिकायत किया और आप ही के ऊपर कोई कुछ कह दिया जाएगा, इसलिए आप होठ को सी देते हो, आप उनके एक दूसरे के ऊपर शिकायत नहीं करते हो। तो हालांकि मॉम एंड डैड
मेरे साथ फ्रेंडली थे। फिर भी 3 लोगों के घर में, जहां मॉम, डैड और मैं, 3 लोगों के घर में मैं अपने आप को हमेशा अकेला पा रहा था। और इसके कुछ परिणाम थे। मैं एग्जाम्पल्स देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये किस तरह से इसका असर होता था। एक बार ऐसे हुआ कि आई थिंक मैं 7th स्टैंडर्ड में था और बीमार पड़ गया। चिकन पॉक्स हुआ था। वैसी बीमारी शायद मेरी वेकेशन में हुई, आफ्टर 7th स्टैंडर्ड एग्जाम खत्म हुए और इमीडिएटली चिकन पॉक्स हो गया। अब चिकन पॉक्स होने के बाद ठीक होने में समय लगता है। मुझे समय लगा। बाहर से मैं ठीक लगता था, अंदर से वीकनेस लगता था। तो वेकेशन की शुरुआत से लेके वेकेशन के एंड तक, वेकेशन की शुरुआत से 1-2 हफ्ते में मैं वैसे ठीक हो गया था, लेकिन अंदर से वीकनेस लग रहा था। और हम लोग जाके टेरेस पे सोते थे। वो टेनेमेंट था। हम लोग समर सीजन में जाके टेरेस पर सोते थे और नीचे आते थे और घर के अंदर मैं स्कूल के लिए तैयार होता था। अब टेरेस से नीचे उतरता था, घर के अंदर आता था, मुझे चक्कर आते थे। मुझे चक्कर की वजह से उल्टी होती थी। मैं टूथब्रश करने जाता था, सर चकराता था, उल्टी होती थी, वीकनेस होता था। मैं आके बेड पे सो जाता था। मॉम को ऐसे लगता था कि मैं स्कूल अवॉइड करने के लिए ड्रामा कर रहा हूं, और वो कहते थे, ये ड्रामेबाजी छोड़, तुझे स्कूल जाना है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहता था, तैयार होता था, स्कूल जाता था। ये रोज हो रहा था। 3, 4, 5, 6 दिन ऐसे ही चला, शायद 15 दिन जितना ऐसे ही चला कि रोज सुबह उल्टी होना, चक्कर आना, सोना, मॉम का कहना। डैड ने देखा। डैड की सोच इस तरह से नहीं थी। वो ऐसे शक नहीं करते थे कि यार तू ड्रामा कर रहा है, तू नाटक कर रहा है, तू स्कूल नहीं जाना चाहता है। वो ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन डैड ने सपोर्ट नहीं किया। वो चुप रहे, वो देखते रहे। मैंने सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं की। मैं जानता था वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मॉम ने कह दिया तो वो सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। हालांकि वो मेरे बडी हैं, हालांकि वो रात रात भर मेरे साथ बैठ के चेस खेलते थे, हालांकि वो मेरे साथ लंबे लंबे डिस्कशंस करते थे, हालांकि हम दोनों वॉक पे जाते थे लंबे लंबे। हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उस समय, और हमेशा रहा, जिंदगी भर रहा। लेकिन मैंने उनसे कंप्लेन नहीं किया और ऐसे कहा नहीं, डैड जरा देखो ना मॉम क्या कह रही है यार, ये मुझे ऐसे कहती है कि मैं ड्रामा कर रहा हूं। क्या मैं ड्रामा कर रहा हूं? मुझे चक्कर आ रहे हैं, सचमुच में चक्कर आ रहे हैं, आई एम गिडी, मुझे वीकनेस लग रहा है। कभी नहीं कहा। इससे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। सिमिलर इंसिडेंट है। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। उन दिनों डिटेक्ट किया गया कि मेरे एक आंख में स्क्विंट है, यानी थोड़ा सा आंख वीक आई। तो लेफ्ट आई थोड़ा सा वीक है, तो उसे कवर करके राइट आई को कवर करो। ऐसे चश्मे पे उन्होंने पैच डाल दिया था, ऐसे ही देखना चाहिए। और चश्मा नंबर डालने से पहले उन दिनों में वो आंखों का टेस्टिंग करते थे, आज भी करते हैं। आंखों को डायलेट करके टेस्टिंग करते हैं। अब आजकल क्या होता है, वो जो डायलेट करने के लिए, आंखों को खोलने के लिए जो टेस्टिंग करते हैं, वो जो ऑइंटमेंट है उसका असर सिर्फ 6-8-10 घंटे रहता है। उसके बाद वो फेड आउट हो जाता है। यानी आप घूम सकते हो, आंख में अगर डालोगे ड्रॉप्स तो आप दूसरे दिन से बाहर जा सकते हो। एक्चुअली सेम डे भी बाहर जा सकते हो, उतना डायलेट नहीं करते उन दिनों में। लेकिन 2 या 3 दिन के लिए उस तरह से डायलेट करवाते थे। और फिर आई टेस्टिंग के लिए जाना होता था हॉस्पिटल। तो जिन दिनों में मेरा डायलेट करते थे तभी
मैं सनलाइट को बेयर नहीं कर सकता था। मैं घर से बाहर, ये अहमदाबाद का सनलाइट, मुंबई का सनलाइट सॉफ्ट है, अहमदाबाद थोड़ा रेगिस्तान टाइप की जगह है, पेड़ कम है और धूप ज्यादा है, तो कड़क धूप, और कड़क धूप में वो मुझे जा बेटा चाय की पत्ती लेके आ, जा बेटा शक्कर लेके आ, जा बेटा तेल लेके आ, इस तरह से वो मुझे दुकान में भी भेजते थे। और मैं जाता था और धूप इतना मुझे आंख में चुभ रहा है कि मैं आंख को ऐसे करके जाता था, इस तरह से रख के जाता था, किसी तरह से बेयर कर रहा था मैं, लेकिन मैं जाता था, मैं कुछ कहता नहीं था। और मैं यानी ओनली चाइल्ड था, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। जा बेटा दुकान से लेके आ, नहीं तो डैड तो नहीं जाएंगे, डैड नाइट शिफ्ट करके आए हैं, वो पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, सोए हुए हैं, चाय बनाने के लिए चाय नहीं है, जा लेके आ। तो मैं जाता था, लेकिन ऐसे करके कुछ जब स्कूल रहता था तो मैं स्कूल जाता था ऐसे करके। और पढ़ने का होता था तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने जो व्हाइट पेपर पे कोई भी लिखावट है, आप करीब करीब पढ़ ही नहीं सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू रीड। ऐसे करके अगर कोशिश करते हो तो कुछ दिखता है, बहुत कम दिखता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ व्हाइट दिखता है। ऐसे लगता है कि ब्लैक सारा प्रिंट गायब हो गया है, आपके नजरों के सामने सिर्फ व्हाइट दिखेगा। बहुत मुश्किल था। मैंने मॉम से कहा, मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने ऑइंटमेंट आंख में डाला है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, सब सफेद दिख रहा है। मॉम नो, चलो पढ़ाई करो, अपना काम, तुम होमवर्क से बचने के लिए ये सब कह रहे हो। अरे यार चलो चलो पढ़ाई करो। अरे कोई मानने को तैयार नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस जो हो रहा है कोई मानने को ही तैयार नहीं है, ये लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है। और डैड कुछ नहीं, एक शब्द नहीं, ऐसे नहीं कि बेटे की बचाव करो, ऐसे नहीं कि बेटा मैं समझता हूं तुझे जो तकलीफ है, या बेटा तू मुझे समझा तकलीफ क्या है, तू मुझे डायरेक्टली समझा, मैं मॉम को समझाता हूं, ये नहीं, कुछ नहीं। वो चुप। और मॉम मेरे ऊपर बरस पड़ते थे, तू नाटक कर रहा है, तू ड्रामा कर रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। उन दोनों का जो टीम था, उनका टीम, ऐसे नहीं कि उनके बीच में झगड़े नहीं होते थे, होते थे, जबरदस्त झगड़े होते थे, किसी और चीज को लेके जेलसी होता था। मॉम बहुत जेलस फील करते थे। डैड किसी औरत से बात करते थे तो अरे बाप रे, क्या क्या सुनने को मिल जाता था कि तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करते हो, तुम चांस मारते हो, बहुत सुनने को मिलता। लेकिन ये टाइप के मामले में जहां पे एक्चुअल में बच्चे के तरफ से झगड़ा करने का होता है, यार बच्चे पे क्रूएल्टी मत करो यार, बच्चे को शील्ड करो यार। यहां पे कोई झगड़ा नहीं, एकदम टाइट, एक यूनिट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, मैंने उतना क्लियरली बचपन में सोचा नहीं, लेकिन अकेलापन बहुत महसूस हुआ। हालांकि डैड मेरे दोस्त थे, हालांकि वो मेरे साथ साइंस के फैक्ट शेयर करते थे, वो मुझे कॉमिक्स पढ़ के सुनाते थे, स्टोरीज पढ़ के सुनाते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ के सुनाते थे, पूरे के पूरे नॉवेल्स पढ़ के सुनाते थे, पूरे के पूरे नॉवेल्स उन्होंने पढ़ के सुनाया है। आज सोचना भी मुश्किल है कि एक आध महीना लगता होगा या 2 महीने लगते होंगे, वो साथ में हम लोग शाम को वो नॉवेल पढ़ के सुनाते थे पूरा का पूरा। आप सोचिए, इतनी करीबी थी, इतनी जबरदस्त करीब, हम दोनों कुश्ती लड़ते थे, सब कुछ। लेकिन इस मामले में सॉलिड उन दोनों का, वो लोग एक टीम थे। मेरा पेरेंटिंग स्टाइल उनके पेरेंटिंग स्टाइल का एक रिएक्शन रहा है। और मेरी पत्नी कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप पे नहीं गए इस बात पर। डैड मॉम को सपोर्ट करते थे, और जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ यहां आई, हम साथ में रहे, मेरी वाइफ ने भी देखा कि मॉम को कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, डैड तो अकेले छोड़ेंगे ही नहीं। मतलब जो भी मॉम कहते हैं, दिन तो दिन रात तो रात, सही उनकी ही बात।
वो सपोर्ट करते हैं, सॉलिड सपोर्ट। और मैं भी मॉम के पक्ष में चले जाता था या मॉम एंड डैड के पक्ष में चले जाता था कि उस तरह से। ये मेरी पत्नी का कहना है और थोड़ा बहुत सही भी होगा, काफी सही होगा। मैं डिप्लोमेसी के मोड में था कि भाई इनको भी सेटिस्फाई करो, उनको भी सेटिस्फाई करो। एक तरह से चक्की की तरह पिसता था, यानी चक्की में गेहूं की तरह पिसता था मैं। और फिर मैं थक गया और फिर मैंने बोला यार तुम लोग फोड़ लो, तुमको झगड़ा करना है तो करो, मैं बीच में नहीं पड़ता हूं। तो वो एक स्टांस मैंने ले लिया कई साल शादी के बाद। उससे पहले मैं मॉम को जाके मनाओ, वाइफ को जाके मनाओ, मॉम से कुछ कहो, मॉम की बात वाइफ के सामने रखो, वाइफ की बात मॉम के सामने रखो या डैड के सामने रखो। वो हो ही नहीं रहा था, वो कुछ नहीं होता है, वो बकवास है, वो प्रोसेस एकदम बकवास है, वैसे होता ही नहीं है। आखिर में मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरी वाइफ का ये कहना था कि तुम हमेशा अपनी पेरेंट्स का पक्ष ले रहे थे, जो एक बहुत ही टिपिकल शिकायत होती है वाइफ्स का। औरतों का बहुत टिपिकल शिकायत होता है, शायद ये बहुत सच भी रहा होगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। लेकिन उन दोनों का सॉलिड टीम था। मैं अपने वाइफ को डांट भी सकता था, डैड अपने वाइफ को कभी नहीं डांटते थे। मेरी वाइफ कहती थी मुझे तुम डांटते हो, वो कभी डांटते हैं? बात तो सही है, बात तो बहुत सही है। और मेरे बच्चों को लेके तो जब भी अगर मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मेरे बच्चों को लेके कुछ कह रही है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं बिल्कुल टोक देता हूं। मेरी वाइफ कहती है तुम्हारे पिताजी ने इस तरह से किया था इसलिए तुम उसका ऑपोजिट कर रहे हो। तुम्हारा जो स्टाइल है एग्जैक्ट ऑपोजिट करना चाहिए, ऐसे तुमने कहीं अपनी जिंदगी में प्रॉमिस कर लिया है, अपने आप से तुमने प्रॉमिस कर लिया, एक वादा कर लिया कि मैं मेरे पिता की तरह नहीं हूं। और वो बात भी सच है, वो बात एक्चुअली सच है कि डैड मॉम को इतना सपोर्ट करते थे कि कहीं मेरे दिमाग में वो बात आ गई और चुभ गई कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बच्चों के साथ भी गलत है और अपने साथ भी गलत है, खुद के साथ गलत है। अपोज करना चाहिए जहां पे अपोज करना होता है और इमीडिएटली करना चाहिए। ऐसे नहीं कि डिलेड रिएक्शन, चुप रहो, आज चुप रहो और फिर कल किसी तरह से वो टॉपिक निकाल के प्राइवेट में कहो, ऐसे नहीं, घुसुर फुसुर नहीं, बिल्कुल सामने कह दो, ओपनली कह दो, उसी समय कह दो। ये मेरा तरीका रहा है। हालांकि मैरिज काउंसलर्स और ये लोग सब कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए और मैं उसकी मेरिट देखता हूं कि ऐसे करने से बच्चों के सामने आप झगड़ा कर रहे हो, बच्चों को लेके, बच्चों की बातों को लेके आप झगड़ा कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो। कभी कभी आर्ग्यूमेंट में से झगड़ा हो जाता है, बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है, फुल ऑन झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बात कहीं से कहीं और पहुंच जाता है। तो बात तो सही है, उसमें मैरिज काउंसलर्स और पेरेंटिंग काउंसलर जो कहते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट बन के रहो, उसमें थोड़ा मेरिट है, मैं मेरिट को मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनको भी रीइंफोर्स करना होता है। अगर बच्चे ने सही चीज कहा और माँ ने गलत चीज कहा, या माने ही क्यों, अगर बच्चों ने सही चीज कहा और मैंने गलत कहा, मैंने गलत तरीके से डांट दिया, मैं एक गलत स्टांस ले लेता हूं, तो मेरी पत्नी का ड्यूटी है कि वो मुझे रोके और झगड़ा करके रोके, अगर झगड़ा करने की जरूरत पड़े तो। और हम लोग वैसे करते हैं, हमारे यहां वैसे चलता है। हम किसी को भी इम्यूनिटी नहीं देते हैं, प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, टीम वर्क नहीं करते हैं। हमारा टीम वर्क नहीं है। बिग बॉस के घर में कैसे वो टीम वर्क होता है कि हम दोनों एकजुट रहेंगे, उन लोगों को एविक्शन करवा देंगे घर से, ये टाइप का जो टीम वर्क होता है। कॉन्स्पिरेसी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है हमारे यहाँ, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मॉम एंड डैड का कॉन्स्पिरेसी ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस था और मैं कभी कभी उनकी बातें सुनता था तो ऐसे लगता था कि उन दोनों के बीच में जो कॉन्स्पिरेसी है ना, हम दोनों दुनिया के खिलाफ, यानी हम दोनों एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। इट इज अर्थ वर्सेस वर्ल्ड, उस तरह का गेम है ये। हम दोनों एक टीम है, दुनिया एक तरफ। तभी भी मैं सोचता था यार, ये लोग जो बात कर रहे हैं बड़े कॉन्स्पिरेसी थियरीज टाइप से बात करते थे।
वो है ना राजा राम और रामानुजम, वो दोनों ऐसे हैं, एकदम टाइट हैं, वो दोनों एकदम यारी दोस्ती है, और वो दोनों तुम्हारे अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ऐसे मॉम मेरे डैड को कहते थे उनके ऑफिस कलीग्स को लेके, या इस टाइप के गंटस्थ कड़स्थ, वो मतलब कन्नड़ में गंटस्थ कड़स्थ मीन्स बहुत टाइट रिलेशनशिप है उन लोगों का, तो हमें भी स्ट्रांग होना चाहिए और तुम ऐसे करो, और ये क्या था। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक फैमिली की बात करी थी जहां पे मैंने कहा था कि ओपन डोर पॉलिसी था, हमारे क्लोज रिलेटिव्स में थे, ओपन डोर पॉलिसी, उनके घर में कोई रह लेते थे, हम भी जाके उनके घर में रह लेते थे, सुबह उन ट्रेन से पहुंचते थे और सुबह 6 बजे के ट्रेन से पहुंच जाते थे और 7:30 बजे वहां उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते और फिर उन्हीं के घर में रह के जाते थे। तो ये टाइप का जो ओपन डोर पॉलिसी था, लेकिन वो उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी कड़वी जुबान से बोलती थी और सिर्फ हर्ट करती थी और कुछ नहीं, सिर्फ कड़वी जुबान। उनका करना काम सब अच्छा था, वो खाना खिलाते थे सब कुछ, सिर्फ एक कड़वी जुबान। अब ये कड़वी जुबान उन्होंने सबके साथ चलाया, परिवार में सबके साथ चलाया और लोग यूज टू हो गए थे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उनके हस्बैंड ने उनको रोक दिया होता, उनको टोक दिया होता, उनको सही तरह से कभी कंट्रोल कर लिया होता कि ये मत करो यार, इस तरह से मत बोलो यार, तुम सबको रखती हो, तुम सबके लिए खाना पिरोसती हो, तुम सबके लिए इंतजाम करती हो, सिर्फ बोल के खराब मत करो यार। एक बार या 2 बार या 5 बार या 10 बार अगर एक बार बोल दिया होता ना, तो शायद वो ऐसे नहीं करती और लोगों को घायल नहीं करती। उन्होंने बहुत लोगों को दिल से घायल किया है, बहुत घायल किया। और यानी अच्छे काम करने के बावजूद, बहुत अच्छे, मैं आज तक उनके घर को याद करता हूं, उस जगह को याद करता हूं, उनके घर को याद करता हूं, उनका एहसान मानता हूं, लेकिन एहसान के साथ साथ एक कड़वाहट, क्योंकि सिर्फ जुबान, सिर्फ कड़वी जुबान, गंदा बोलना, छी तुम लोग है ना, कि ये फैमिली है ना, तुम लोग बहुत ही एकदम भिखारी टाइप के लोग हो, कभी भी आ टपकते हो, हमारा घर क्या रैन बसेरा है, भिखारियों के लिए घर है क्या, इस तरह से बोल देते थे यार। ब्रेकफास्ट खिला रहे हैं, इडली डोसा पिरस रहे हैं और इस तरह से बोल देते थे। बड़ा अजीब लगता था, दिल पे चोट लगती। मैं बच्चा था तभी, लेकिन ये चोट कभी मिटा नहीं है मेरे दिल से। मुझे लगता है कि सही समय पे अपोज करना जरूरी होता है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।